हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने चतुर्श्रेणी या फिर फोर्थ ग्रेड परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड और इसके साथ साथ राजस्थान से जुड़ी किसी भी अन्य भर्ती परीक्षा जैसे कि एसआई, वीडियो, पटवारी, जेलर, कांस्टेबल इत्यादि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इंडियन जीके। इंडियन जीके आज की स्पेशल क्लास रहने वाली है, साथ ही साथ आपके हिंदी साइंस भी प्रश्न रहने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट क्लास है। तो जुड़ जाइए इन प्रश्नों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जो ये क्लास रहने वाली है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। राजस्थान जीके में आपकी क्लास हो चुकी है पहले, और आज रहने वाली है आपके इंडियन जीके की क्लास। तो इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत की संविधान कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, यानी मूल अधिकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपके समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो साथियों यहाँ पर ए, बी और डी यानी सी वाला आपके मूल अधिकार नहीं है, यानी नागरिकता का अधिकार नहीं है। ये एक मूल अधिकार नहीं है, ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। जो नागरिकता का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार, यानी इसका जो संसद है, संसद के पास इसकी शक्ति है कि ये इसको कभी भी मिटा सकती है या फिर किसी विदेशी नागरिक को मान्यता दे सकती है, यानी अपनी नागरिक की नागरिकता छीन सकती है। नागरिकता छीन सकती है संसद, और विदेशी नागरिक को भी बना सकती है अपना भारत का नागरिक। तो ये एक मूल अधिकार नहीं होकर कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। अगर बात करें साथ ही साथ कि इसके कौन से अधिनियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत इसमें नागरिकता प्रदान की जाती है भारत में, तो इसका अधिनियम है भारतीय भारतीय नागरिकता अधिनियम। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, उसके तहत हमें नागरिकता प्रदान की जाती है। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो देखिए यहाँ पर ये सभी के सभी मूल अधिकार दे रखे हैं आपके सामने। 6 मूल अधिकार हैं आपके। समता या समानता का अधिकार जो आपके कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 18 में, मतलब अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। और स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23 से 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है जो आपके 25 से 28 अनुच्छेद में है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में। और इसी प्रकार संवैधानिक अधिकार, यानी ये जो अधिकार इन सभी अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये वाला अधिकार है आपके अनुच्छेद 32 में। इस प्रकार ये आपके 6 मौलिक अधिकार है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, यानी दूसरा प्रश्न आपके सामने है। दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मन में से, निम्नलिखित जो युग्मन दे रखे हैं इनमें से कोई सा एक सही सुमेलित है, तो वो कौन सा वाला है? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सामने सामने नाम दे रखे हैं और उनका दर्शन, यानी जो भक्ति संत है और उनका जो कोई सा दर्शन है, तो वो सही कौन सा है ये बताना है। तो शंकराचार्य का अवधूत, रामानंद का केवलाद्वैत, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और चैतन्य का अद्वैत। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो गया? राइट आंसर हो जाएगा आपके सी वाला, यानी रामानुज का विशिष्टाद्वैत। रामानुज का जो दर्शन था वो था विशिष्टाद्वैत, बाकी आपके शंकराचार्य का दर्शन हो जाएगा अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन हो जाएगा आपके शंकराचार्य का। साथ ही साथ आपके रामानंद का अगर पूछ ले आपके से कौन सा जो दर्शन है, संप्रदाय है, तो वो है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय किसका हो गया? ये रामानंद का। और बात करें रामानुज की, तो ये तो करेक्ट हो गया कि विशिष्टाद्वैत। और चैतन्य महाप्रभु का, तो चैतन्य महाप्रभु हो जाएंगे कृष्ण भक्ति से संबंधित। कृष्ण भक्ति से संबंधित हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। और साथ ही साथ हम बात करेंगे 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में आपके प्रारंभिक भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया था? भक्ति आंदोलन किसने शुरू किया? तो वो हो जाएंगे आपके महान प्रतिपादक जो वैष्णव गुरु थे, वैष्णव गुरु रामानुज। रामानुज इन्होंने शुरू किया था भक्ति आंदोलन सबसे पहले। तो बात करें अगर इनके दर्शन की, तो ये तो हो जाएगा आपके विशिष्ट द्वैत दर्शन, विशिष्ट द्वैत दर्शन। और बात करें अगर रामानंद की, तो ये उत्तरी भारत के पहले, उत्तरी भारत के पहले, उत्तरी भारत के पहले ये भक्ति संत थे और रामानुज के शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये स्वतंत्रता से पहले का सवाल है, तो ये इंपोर्टेंट रहने वाला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके वायसराय काल के दौरान स्थापित की गई थी? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड मेयो। तो करेक्ट आंसर की बात करें वो तो हो जाएगा आपके लॉर्ड डफरिन।
पर इसकी कुछ डिटेल है तो वो क्या हो जाएगी कि लॉर्ड डफरिन को कब बनाया गया है वायसराय भारत का, तो 1884 से 1884 से 88 के मध्य में ये भारत का वायसराय यानी मध्य भारत का वायसराय बनाया गया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसके जो ये काल था यानी 1884 से 88 के बीच में, तो इसमें जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो कौन सी थी? एक तो हो जाएगी आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कब हुई थी, इसकी डेट क्या हो जाएगी वो आप में आगे बताएंगे। पहला इसका दूसरा जो प्रमुख घटना है वो बता देते हैं। तो प्रमुख घटना दूसरी क्या हो जाएगी? तृतीय बर्मा युद्ध यानी थर्ड बर्मा वॉर। ये कब हुई थी? तो ये दोनों जो है आपके, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना, तो ये भी हो जाएगी आपकी 1885, और ये वॉर भी कब हो जाएगी? 1885। और वॉर में क्या हुआ था? बर्मा का अधिग्रहण हो गया था, बर्मा का अधिग्रहण। देखिए सब कुछ डिटेल में आपको मिल रहा है तो आपको इसका फायदा उठाना है और सभी कुछ लिखना है, नोट्स करते जाना है साथ में। बात करें अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी डेट क्या हो जाएगी? तो डेट की बात करें तो वो हो जाएगा आपके 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885 को तो इसकी स्थापना हुई। किसने की? तो वो हो जाएंगे आपके ए ओ ह्यूम। और साथ ही साथ इसके बात करें अगर पहले अध्यक्ष की तो वो हो जाएंगे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये आपके हो जाएंगे पहले अध्यक्ष, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इस प्रकार साथियों आज के ये जो प्रश्न हो रहे हैं, तो ये सभी के सभी आपके इंडियन जीके से संबंधित प्रश्न है और सभी के सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंडिया का जीके है तो सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो फर्स्ट के आपके, इसको अगर हम इस क्लास को अगर बांटने की बात करें तो फर्स्ट के जो आपके 5-10 प्रश्न है वो हो जाएंगे आपके इंडियन जीके के। 3 प्रश्न आपके हिंदी के हैं और 2 प्रश्न आपके साइंस से हैं। तो हिंदी और साइंस भी इसमें साथ के साथ चल रही है। तो आपको पूरी की पूरी क्लास देखनी है, आपको साथ के साथ क्या करना है, आपको प्रश्न के आंसर भी बताते जाने कमेंट में, ताकि आपका स्तर है आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी तेज है कितनी कम है। तो साथियों साथ के साथ आपको क्या करना है, कमेंट करते जाना है। बात करें अगर इस प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विप्लव यानी जो विद्रोह हुआ था 1857 में को प्रथम भारतीय स्वातंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? यानी प्रथम भारत के लिए जो स्वतंत्रता का युद्ध था उसकी संज्ञा किसने दी? एस एन सेन, आरसी मजूमदार, बीजी तिलक या फिर वीडी सावरकर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। और वीडी सावरकर ने किसमें इसको प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की जो ये संज्ञा दी थी, किसमें दी थी? यानी अपनी एक बुक लिखी थी उसमें दी। तो वो बुक कौन सी थी? उस बुक का नाम हो जाएगा आपके द द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी भारत का स्वतंत्रता संग्राम। तो बात करें अगर ये कब पब्लिश हुई थी यानी प्रकाशन कब हुआ था, तो 1909 में। 1909 में सबसे पहले ये मराठी भाषा में आई। सबसे पहले कौन सी भाषा में आई? ये मराठी भाषा में आई। बाकी आगे चल के दूसरी भाषाओं में इसका ट्रांसलेट यानी अनुवाद कर लिया गया। बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, कारण क्या था? असहयोग आंदोलन को वापस लेने का क्या कारण था? कारण पूछा गया है यहाँ पर। तो बात करें प्रथम विश्व युद्ध के बाद यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके कारण, या फिर चोरी चोरा घटना के बाद, या फिर बारडोली सत्याग्रह के कारण, या फिर गांधी इरविन समझौते के बाद? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके चोरी चोरा घटना के बाद। चोरी चोरा जो घटना हुई थी उसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले बात करें हम असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन शुरू किसने किया? गांधी ने, महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? अगर डेट की पूछ ले आपको तो सितंबर 1920 को। सितंबर 1920 में आपके शुरू किया गया था आपके असहयोग आंदोलन। अगर इसके लक्ष्य क्या है, उद्देश्य की बात करें, तो एक तो हो जाएगा आपके ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार करना, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है अगर उस समय, गवर्नमेंट जॉब को, जो भी गवर्नमेंट का जैसे स्कूल हो गया, गवर्नमेंट में कोई पढ़ रहा है तो वो सभी उसको छोड़ देंगे, यानी नौकरी छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे, स्कूल छोड़ देंगे। अगर उनका कोई सामान यानी उनकी वस्तुओं का उपयोग कर रहा है, वस्तुओं का कोई उपयोग कर रहा है तो उनका उपयोग करना छोड़ देंगे। इस प्रकार से यह एक असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और ये तेजी से लोकप्रिय भी हो गया था पूरे भारत में। पूरे भारतवर्ष में ये बहुत तेजी से चल रहा था। पर वहां पर बीच में क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 के दिन, 5 फरवरी 1922 के दिन
डेट क्या है आपके 5 फरवरी 1922 के दिन क्या हुआ कि गोरखपुर के समीप में एक यहाँ पर एक चोरी चोरा नामक स्थान था, चोरी चोरा। तो यहाँ पर जो हिंसक जो विद्रोही थे, या फिर हम उसे बोल सकते हैं भीड़ बोल सकते हैं, जो हिंसक भीड़ थे उसने क्या किया, पूरा का पूरा एक पुलिस थाना जला दिया। और पुलिस थाना फूकने के कारण क्या हुआ, वहां पर 22 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से गांधी जी ने फिर ये आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि वो एक अहिंसा के पुजारी थे। और यहाँ पर हिंसा हो गई तो उन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया। इस प्रकार असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और संपादित समाचार पत्र है? यानी राजा राम मोहन राय ने उसे संपादित किया या फिर स्थापित किया, तो कौन सा है? द कोलकाता गजट, मिराट उल अखबार, हरिजन, या फिर द भारत मिहिर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके बी वाला, यानी मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार कौन सी भाषा में है? तो फारसी भाषा में या फिर पर्शियन भाषा में, पर्शियन भाषा। बात करें अगर साथ ही साथ इसके जो डेट यानी कब ये संपादित हुआ, तो 12 अप्रैल, पर्शियन भाषा में है 12 अप्रैल 1822 को। 1822 को ये संपादित किया गया। साथ ही साथ ये कौन सा यानी मासिक है, साप्ताहिक है? तो ये हो जाएगा आपके साप्ताहिक, साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र की श्रेणी में आता था। और कब आता था? तो शुक्रवार को, यानी प्रत्येक शुक्रवार को इसकी एक कॉपी निकलती थी। बात करें अगर इसके साथ ही साथ इसके आंसर की, तो ये इसका जो ये अर्थ मतलब कि मीरात उल अखबार का मतलब क्या होता है, तो वो होता है आपके मीरात उल अखबार का मतलब मिरर ऑफ न्यूज, यानी समाचार का दर्पण। मिरर ऑफ न्यूज यानी समाचार का आईना जो होता था वो मीरात उल अखबार। और ये वापस कब बंद कर दिया गया? अप्रैल 1823 में, यानी एक साल बाद ही ये वापस बंद कर दिया कुछ कारणों के कारण। बात करें अगर नेक्स्ट प्रश्न की, तो रोलेट एक्ट पारित किया गया, तो कब पारित किया गया, ये आपको कमेंट में बताना है। या फिर मैं आपको बता ही देता हूँ कि कब कब पारित किया गया और इसका जो कारण था। कारण क्या था, पहले कारण की बात कर लेते हैं। कृषि भूमि सुधार के लिए, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए, अनुकूल व्यापार संतुलन के लिए, या फिर द्वितीय युद्ध यानी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था कि अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए। तो करेक्ट आंसर की बात करें वो तो हो जाएगा आपके बी वाला, यानी राष्ट्रवादी या फिर क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए अपने भारत में। और साथ ही साथ बता दें कि ये कब पारित किया गया, तो ये हो जाएगा आपके 19 मार्च 1919, 19 मार्च 1919 को तो ये लागू हुआ। और इसके अंतर्गत होता क्या था, जो भी संदेहास्पद यानी जो पुलिस को लगेगा कि ये संदेह में आ रहा है, ये लोग आज ये लोग यानी पूरा समूह भी हो सकता था, उसमें एक व्यक्ति भी हो सकता था, तो संदेहास्पद व्यक्ति पर मुकदमा करके उसे जेल के अंदर बंद कर देना, जेल में डाल देना। और उसके ऊपर कोई भी जो भी आपके अपील देगा, तो वो कोई भी सुनी नहीं जाएगी, बिना मुकदमा किए जेल में डाला जाएगा। तो इसे क्या किया जाता था? रोलेट एक्ट को दूसरा नाम दिया गया बिना वकील। बिना वकील आपके एग्जाम में आ सकता है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील एक्ट। यानी ऐसा आपको पूछ सकता है कि बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, ये आपके कौन सा एक्ट है, तो वो हो जाएगा आपके रोलेट एक्ट। कब पारित हुआ? 19 मार्च 1919। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए आपके पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और इंडियन साथ ही साथ ज्योग्राफी भी, सभी के सभी आपके प्रश्न लेकर आया हूँ। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। मेहनत की है इन प्रश्नों के साथ मैंने भी, और आपको भी करनी है। और आपको क्या करना है, पूरी अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो करना ही है। और अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आप भी और हम भी, तो साथ के साथ चलते रहें। बात करें अगर यहाँ पर ऑप्शन की, तो चिल्का, अष्टमुदी, पुलिकट, या फिर कोलेरू। तो करेक्ट आंसर की बात करें वो तो हो जाएगा आपके अष्टमुदी, यानी अष्टमुदी झील आपके पश्चिमी तट यानी केरल राज्य में, पश्चिमी तट यानी केरल राज्य में कौन से स्थान पर? कोलम स्थान पर, कोलम इस जिले में है। और अगर बात करें ये कौन सी है, तो ये सबसे दूसरी यानी अपने देश की दूसरी बड़ी आर्द्र भूमि है। कौन सी झील? अष्टमुदी झील, आर्द्र भूमि यानी नमी युक्त भूमि है। बात करें अगर चिल्का झील की, ये कहाँ पर है,
तो चिल्का झील अपने भारत में ओडिशा में है। साथ ही साथ आपके पुलिकट झील कहाँ पर है, तो वो हो जाएगी आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। और कोलेरू झील हो जाएगी आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। इस प्रकार एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। चिल्का झील आपके ओडिशा में है, अष्टमुदी झील आपके केरल राज्य में है जो कोल्लम जिले में है, और साथ ही साथ आपके देश की दूसरी सबसे बड़ी आर्द्रभूमि भी है। और पुलिकट की बात करें तो पुलिकट झील आपके आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु की सीमा पर है। और कोलेरू झील आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, दक्कन ट्रेप सेल समूह, देखिए इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपके ये पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप। दक्कन ट्रेप शेल समूह किसके कारण बना था, यानी दक्कन का जो पहाड़ है या फिर पठार है, हम उसको बोल सकते हैं कि दक्कन ट्रेप शेल समूह किसके कारण बना, यानी उसका कारण क्या था। तो परिरक्षित उद्गार, संयुक्त उद्गार, ज्वालामुखी कुंड उद्गार या फिर पूर्व बेसाल्ट उद्गार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी वाला, यानी पूर्व बेसाल्ट उद्गार। और इसमें क्या हुआ था कि दक्कन का जो निर्माण हुआ था वो क्रिटेशियस क्रिटेशियस युग में क्रिटेशियस युग में हुआ। और किसके कारण हुआ, तो ज्वालामुखी दरार के कारण, क्योंकि यहाँ पर जो दरारों के कारण हुआ था, दरारी ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन के कारण, यानी जो दरारों से ज्वालामुखी निकला था उसके कारण ये इस पठार का या फिर इस ट्रेप समूह का निर्माण हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपको बता दें कि इसका निर्माण कौन सी मिट्टी से हुआ है, तो वो हुआ है आपके कली मिट्टी से। और ये छत्तीसगढ़ में, जो ये आपके दक्कन का जो ट्रेप समूह है, ये आपके छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में, यानी जो पूर्वी क्षेत्र है पूर्व में पाया जाता है। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसकी क्या है, तो वो इम्पोर्टेंट चीज इसकी हो जाएगी कि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, खनिज पाया जाता है। जो अपने ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पर सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या फिर सर्वज्ञ। यानी आपके सामने जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों सेम टू सेम लग रहे हैं, लगभग लगभग, और लगभग लगभग इनका अर्थ भी समान है, पर बिल्कुल हिंदी में आपके एक एक प्रश्न का, एक एक अक्षर का, एक एक वर्ण का मतलब अलग हो सकता है। तो यहाँ पर बात करें अगर जो सब कुछ जानता हो के लिए, तो त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी या फिर सर्वज्ञ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता है वो क्या हो गया, सर्वज्ञ। अगर बात करें त्रिकालज्ञ की, जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, यानी भूत, भविष्य, वर्तमान, यानी क्या होने वाला है, क्या हुआ था और क्या होगा, सभी के सभी जो जानता हो वो क्या हो गया, त्रिकालज्ञ। यानी देखिए नाम से पता चल रहा है कि त्रिकालज्ञ यानी तीनों कालों का ज्ञाता। अगर बात करें बहुज्ञ, तो बहुज्ञ का मतलब क्या हो गया कि बहुत क्षेत्रों या फिर अलग अलग विषयों में, बहुत सारे विषयों में ज्ञान रखने वाला। और साथ ही साथ अगर बात करें हम अगर ज्ञानी की, तो ज्ञानी तो सीधा सिंपल समझ में आ रहा है कि जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास किसी का भी ज्ञान हो वो क्या हो गया, ज्ञानी। और सर्वज्ञ का हमने पता लगा लिया कि जो सब कुछ जानता हो। इस प्रकार वापिस रिपीट कर लेते हैं, त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ क्या होता है, तीनों कालों में जो जानता हो, भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जानता हो। बहुज्ञ क्या हो गया, बहुत क्षेत्रों में या बहुत विषयों में नजर रखने वाला या फिर ज्ञान रखने वाला, और नजर नहीं मतलब ज्ञान रखने वाला। और ज्ञानी के बारे में तो जिसके पास ज्ञान, और सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जिसके सिर पर चंद्र हो, यानी जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि अपने शिव जी हैं, शिव जी का दूसरा नाम क्या हो गया, चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चंद्रगर या फिर चंद्र ग्रहण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं, चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न हो गया आपके सामने, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, इंपोर्टेंट रहने वाला है, इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके कि संस्कृत, देवनागरी, रोमन या फिर चीनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि है आपकी हिंदी भाषा की। और देवनागरी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि हो जाएगी आपकी अक्षरात्मक लिपि। साथ ही साथ आपके रोमन लिपि कौन सी लिपि है, तो वर्णनात्मक लिपि। और संस्कृत भाषा कोई लिपि नहीं है, ये एक भाषा है, तो इसकी लिपि भी हो जाएगी आपकी देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि कौन सी लिपि से निकली है, तो ब्राह्मी लिपि। अपने भारत की सबसे पुरानी लिपि है, प्राचीन लिपि है, प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश तरंगे है, यानी प्रकाश तरंगों की जो प्रवृत्ति है वो कौन सी है? तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपके विद्युत यांत्रिकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत प्रकाशीय तरंगे या चुंबकीय प्रकाशीय तरंगे। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, यानी अपने विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्यों होगी? तो इसमें इसलिए होगी कि प्रकाश जो तरंगों के रूप में, प्रकाश जो तरंगे जाती है, प्रकाश तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे लिखते हैं? बी से। और प्रकाश यानी जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखते हैं, यानी बी और ई दोनों क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होगी? ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लालटेन की जो बत्ती होती है, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल, यानी अपने जो, जैसे कि माना कि ये इसमें ये नीचे तेल भरा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अगर ये जो बत्ती जल रही है, तो ये किसके कारण जल रही है? यहाँ पर कोई हमने इंजन या मोटर तो लगा नहीं रखी है, तो ऊपर ये तेल चढ़ कैसे रहा है? तो उसका कारण क्या है? तो वायु की उत्प्लावकता, बत्ती से होकर तेल का विसरण, बत्ती में केशिका क्रिया, या फिर बत्ती का क्रियाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, या फिर गुरुत्वीयकर्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बत्ती में केशिका क्रिया। बत्ती में केशिका क्रिया के कारण होता है। और ये चढ़ाव, यानी ये जो तेल का चढ़ाव हो रहा है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो चढ़ाव केश नली की त्रिज्या के ऊपर, त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है, के ऊपर निर्भर करता है। देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटी केश नलियां होती है, इसमें उनकी त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है? चढ़ाव। अगर बात करें अगर हम अगले प्रश्न की, तो ये प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्या होता है? यानी कोई विद्युत परिपथ जा रहा है, अगर ये जैसे कि हमने बोर्ड लगा रखा है, तो इसमें यहाँ पर एक फ्यूज लगाते हैं हम। तो उस फ्यूज का क्या मतलब होता है? उसका क्या सार होता है? उसका उपयोग क्या होता है? उसका यूज क्या होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ विच्छेदन करना, बिजली चले जाने पर परिपथ विच्छेदन करना, धारा में अविच्छिन्न प्रवाह को इंगित करना, या फिर धारा के प्रवाह में के लिए परिपथ को पूर्ण करना। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पर हो जाएगा आपके परिपथ में अत्यधिक धारा, यानी एकदम जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? देखिए आपके प्रश्न एक ये भी आ सकता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण जो आपके धारा प्रवाह होता है वो अत्यधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है, या नहीं होता है? ये आपके ऑप्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? अत्यधिक, यानी शॉर्ट सर्किट के कारण एक बार आपके अत्यधिक धारा प्रवाह होगा, और उससे पूरी लाइनिंग जो आपके जो बिजली के तार होते हैं उनमें कोई गल जाता है, पिघल जाता है। तो बात करें अगर यहाँ पर हम, तो ये अत्यधिक जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या करेगा? ये परिपथ से विच्छेदित कर देगा। यानी जैसे ये हमने यहाँ से जो धारा आ रही है और बीच में हमने ये फ्यूज लगा दिया, तो यहाँ से अगर तेज धारा आएगी तो ये यहीं पर ही इसको काट देगा, आगे प्रवाहित नहीं होने देगा, जिससे आगे का कोई नुकसान नहीं हो, आगे का कोई हानि ना हो। तो यहाँ पर क्यों होता है ये ऐसा? तो फ्यूज एक धातु का तार होता है। फ्यूज क्या होता है? एक धातु का तार होता है, और बहुत कम, क्या होता है इसका तापमान, यानी जो आपके जो अधिक, यानी यह धारा अत्यधिक होने पर प्रतिरोध इसका बहुत कम होता है, कम प्रतिरोध होता है इसका, जिससे ये अगर धारा अत्यधिक होगी तो ये गल जाएगा और परिपथ को विच्छेदित कर देगा। इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।